जो नया कॉरिडोर बना है इसको लेकर वो क्या सोचते हैं आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए? ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। पूरे देश के लिए बहुत सौभाग्य से हमको एक ऐतिहासिक दिन के रूप में देखने को मिला। आपको क्या लगता है ये कॉरिडोर जो बना है ये उत्तराखंड के विकास में कितनी भूमिका निभाएगा? ये उत्तराखंड की जो लाइफ लाइन है उससे इसको जोड़ा जाएगा। आपके विधानसभा में काफ़ी धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं, उनका निदान आप कब कर रहे हैं? पिछले 4 सालों में आपने अपनी विधानसभा के लिए आपको क्या लगता है कि 3 कौन से सबसे अच्छे काम किए हैं? 1400 करोड़ रुपया जो है हमने अपनी विधानसभा के लिए अभी तक स्वीकृत किया है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिस विभाग में धनराशि अपने क्षेत्र के लिए नहीं ले गए होंगे। तो इसलिए आप 3 कामों की बात करो, मैं आपको सैकड़ों काम गिना सकता हूँ कि जो काम हमने बहुत लंबे समय से जनता की मांग थी उन मांगों को पूरा करने का प्रयास किया है। कपकोट विधानसभा अपने आप में बहुत दूरस्थ और बहुत दुर्गम विधानसभा होने के कारण से बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी चुनौतियाँ वहाँ पर हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ हमने बहुत सारे काम उस क्षेत्र के अंदर किए हैं। प्राइमरी की बात करूं, जूनियर की बात करूं, हाई स्कूल की बात करूं, इंटर कॉलेज की बात करूं, डिग्री कॉलेज की बात करूं, ITI की बात करूं, पॉलिटेक्निक की बात करूं, तो बहुत सारा काम जो है हमारे क्षेत्र के अंदर हुआ है। जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके उन्होंने अपना मत दिया था, उस मत के आधार पर हमने उनको वचन दिया था कि हम इन चीज़ों को ठीक करेंगे। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2027 में ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोट से जो है यहाँ जीतेगी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये हैट्रिक लगने जा रहा है। आपको याद होगा बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे वो फिर से जीवंत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का उद्घाटन कर उत्तराखंड को एक नया अध्याय उत्तराखंड के लिए शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जब मैं केदारनाथ गया था तो उसके बाद मेरे जुबान से अनायास ही निकला था कि ये सदी उत्तराखंड का होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून में कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया जी। इन्हीं से जानेंगे कि इस जो नया कॉरिडोर बना है इसको लेकर वो क्या सोचते हैं आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से आभार, अभिनंदन, धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब उन्होंने उत्तराखंड को संवारने के लिए बाबा केदार की भूमि से जो शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले हैं आज वो धरातल पर साकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे देहरादून से दिल्ली जो कॉरिडोर बना है ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। पूरे देश के लिए जितने भी पर्यटक श्रद्धालु यहाँ आते थे तो एक बड़ी कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ता था। हम ही लोग यहाँ से दिल्ली जाते थे तो 7-8 घंटे लग जाते थे और जाम में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो आज बहुत सौभाग्य से हमको ये दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में देखने को मिला कि जब हम कभी सोचते थे कि वास्तव में ये कॉरिडोर बनेगा और जिसके कारण से हम 2-2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली का सफ़र कर पाएंगे, आखिर वो दिन आ ही गया। और इस कॉरिडोर के बनने से यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को और जितने भी अधिकारी कर्मचारीगण हम जहाज़ों से दिल्ली जाते थे, बाई एयर दिल्ली जाते थे, उसका रुख न करते हुए बाय कार जाना पसंद करेंगे क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक उत्तराखंड के लिए हुआ है। आपको क्या लगता है ये कॉरिडोर जो बना है ये उत्तराखंड के विकास में कितनी भूमिका निभाएगा? ये उत्तराखंड की जो लाइफ लाइन है उससे इसको जोड़ा जाएगा क्योंकि देहरादून से दिल्ली जो हमारा देश की राजधानी है,
तो अमूमन अधिकांश लोगों को जो है प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी को जाना पड़ता है। करीब 60% लोग ऐसे हैं कि जो इस सड़क का इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करेंगे और जिसके कारण से जो है उनका सफ़र भी आसान होगा और समय भी बचेगा और समय का सदुपयोग जो है हर आदमी को अपने तरीके से आगे के भारत के निर्माण में, उत्तराखंड के निर्माण में जो है अपना योगदान सुनिश्चित करेगा। अभी कुछ दिनों पहले आपने सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के साथ समीक्षा बैठक की थी सचिवालय में। जिन जिन मसलों पे समीक्षा हुई थी वो कौन कौन से विषय थे? मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी जो विधानसभा है बहुत सुदूरवर्ती विधानसभा है, जहाँ चमोली गढ़वाल से और आगे हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है, उधर पिथौरागढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, उधर अल्मोड़ी से लगा हुआ क्षेत्र है, उधर बागेश्वर मुख्यालय से लगा हुआ क्षेत्र है। तो कपकोट विधानसभा अपने आप में बहुत दूरस्थ और बहुत दुर्गम विधानसभा होने के कारण से बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी चुनौतियाँ वहाँ पर हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ हमने बहुत सारे काम उस क्षेत्र के अंदर किए हैं जहाँ ज़रूरत की चीज़ें हैं। चाहे शिक्षा की बात करूँ तो 170 स्कूलों का निर्माण करके उनका सुधारीकरण करके उनको व्यवस्थित करने का काम किया है, जिसके कारण से शिक्षा व्यवस्था ठीक हो सके, उसके लिए निरंतर प्रयास जारी है। चाहे प्राइमरी की बात करूं, जूनियर की बात करूं, हाई स्कूल की बात करूं, इंटर कॉलेज की बात करूं, डिग्री कॉलेज की बात करूं, ITI की बात करूं, पॉलिटेक्निक की बात करूं, तो बहुत सारा काम जो है हमारे क्षेत्र के अंदर हुआ है। तो इसलिए मैं उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्रियों का, अधिकारियों का, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और जनता का विशेषकर अपने कपकोट विधानसभा की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके उन्होंने अपना मत दिया था, उस मत के आधार पर हमने उनको वचन दिया था कि हम इन चीज़ों को ठीक करेंगे, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को विशेषकर उस पर जो है मंथन हुआ है और उस पर चिंतन भी हुआ है और आगे हमने एक लक्ष्य बनाया है कि जो भी घोषणाएं हुई हैं उनको धरातल पर उतारा जाए ताकि आम जनता को उसका फ़ायदा हो सके और आम लोगों को सुविधा मिल सके। तो उसके लिए बैठक होती है, लगातार समीक्षाएं होती है। तो समीक्षाओं के आधार पर उनको एक निर्धारित समय दिया जाता है कि उस समय पर हम उन चीज़ों को पूरा कर सकें। तो ऐसा ही हमारे कपकोट राजकीय आदर्श प्राइमरी जो विद्यालय है, जो प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया है, तो इसलिए उसको भी आगे कैसे उसको जूनियर बन सके, हाई स्कूल बन सके, उसके लिए भी चिंतन किया है। बाकी बागेश्वर में सर्किट हाउस बन सके, खेल का मैदान बन सके, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ठीक से जल्दी वो वहाँ पर बन के निर्माण होके जल्दी उस पर सुविधा आम जनता को मिल सके। और वैसे डॉक्टरों की बात करूँ, इंजीनियरों की बात करूँ, तो बहुत सारा चर्चा जो है उस समीक्षा जो है उस बैठक में हुआ है और उत्तराखंड के हमारे मुख्य सचिव के साथ साथ सभी विभागों के सचिव और सभी अधिकारीगण जो है डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन के अंदर इन सारे कामों को गति देने के साथ माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। और अभी जब हम देहरादून से क्षेत्र की तरफ को जाएंगे तो वहाँ पर बैठ के भी सारे अधिकारियों के साथ बैठ के उसको विस्तार में कैसे धरातल पे उसको ठीक कर सके, उसके लिए जो है चिंतन किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आपके विधानसभा में काफ़ी धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं, उनका निदान आप कब कर रहे हैं? क्या वो जायज़ है वो धरना प्रदर्शन, आपको क्या लगता है? अभी बीच में सामा में एक 10 सूत्री मांग को लेके धरना चला था। उस धरने में भी सारे उस बिचला दानपुर के लोगों को अवगत करा दिया है कि सरकार के द्वारा सारे कामों को ठीक तरीके से धरातल में उतारने के लिए काफ़ी जगह धनराशि स्वीकृति की है। जहां टावरों की बात है उसको वेल कनेक्टिविटी देने के लिए फाइबर केबल भी वहाँ पर वो भी कार्य गतिमान है। सड़कों की बात थी, सड़कों पर
निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। पेयजल की बात है, पेयजल को व्यवस्थित करने के लिए जो है विभागीय अधिकारियों के साथ उस पर भी धनराशि आवंटन करा दी गई है। तो जितने भी मांगे उनके थे, एक तरीके से सारे मांगों पर काम चल रहा है। तो इसलिए मैं अपने सरकार को और अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और वहाँ के सम्रांत जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि क्षेत्र के अंदर जागरूक होना जरूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो धनराशि हमने स्वीकृत की है, उस धनराशि की देखरेख करना भी हर एक जनप्रतिनिधि का काम है। और गांव की आम जनता से भी मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि आपके गांव में जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, उन कामों को ठीक तरीके से धरातल पर उतारें। उसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और उस दिशा को आगे बढ़ाने के लिए हमको आगे बढ़कर अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार मैं देखता हूं कि जब काम पूरा हो जाता है, उसके बाद जो टिप्पणियां आती हैं, तो उन टिप्पणियों से जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा स्पष्ट कहना है कि हम सब लोगों को जागना पड़ेगा और समय से उस काम को धरातल पर मजबूती से कैसे वो उतर सके, उसके लिए चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में कहीं धरना न हो सके। तो इसलिए भी इस पर भी विचार करना बहुत नितांत आवश्यक है। धरना देने से पहले अगर हमको कोई चीज़ अगर सरकार के द्वारा हमारे गांव के लिए कोई सौगात मिली है, तो उसको हम धरातल पर मजबूती से उतारने के लिए तत्परता से हम लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। वैसे ही दूसरी जगह कांडा कमशार के लिए जो है विकास खंड की बात को लेकर काफ़ी लंबे समय से धरना चल रहा है। और अभी देश के अंदर जनगणना का काम शुरू हुआ है, और जनगणना जब काम चल रहा है तो इस समय पर जो है जनगणना भी बहुत ज़रूरी है। लंबे समय तक ये जनगणना रुकी है, क्योंकि कोरोना का कालखंड आने के कारण से ये जनगणना डिले हुआ है। पर लेकिन आने वाले दिनों में मेरा तो पहले दिन से लक्ष्य है कि जहाँ दुर्गम के क्षेत्र हैं वहाँ विकासखंड भी खुलना चाहिए, क्योंकि जनता की मांग है। और मांग अगर जायज़ हो तो सरकार भी उस पर जो है चिंतन करती है। तो ज़रूर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमने प्रयास किया है। आगे के दिनों में उस प्रयास को सार्थक करने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, ताकि आने वाले दिनों में हम विकास के साथ भी जुड़ सके और हमारी मांगें भी पूरी हो सके। और हमको सकारात्मक तौर पर जो है चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य योनि में है। तो मनुष्य का सार्थक काम है कि चीज़ों को समझना और संवैधानिक तौर पर जो कानून है, तो कानून के दायरे पर रहकर हम सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करना भी चाहते हैं। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव है उत्तराखंड में, और विरोधी पार्टियां, मैंने देख रहा था सोशल मीडिया में कई सारे कैंपेन चला रहे हैं। तो क्या ये चुनाव के दौरान ही ऐसे कैंपेन चलते हैं, या ये जितने भी कैंपेन चल रहे हैं उसके पीछे कोई पॉलिटिकल साजिश है? अब भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के जरिए से हर व्यक्ति को चुनाव में जाने का अधिकार है, और चुनाव में सही चीज़ों को ले जाना जो है प्रमुखता के साथ जो हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं प्रमुख तौर पर आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज को बांटने का काम करे, समाज को गलत रास्ते में ले जाने का काम करे, तो फिर वो बहुत सार्थक नहीं होता है। तो इसलिए हम सब लोग संवैधानिक तौर पर जो हमारा नियम है, कानून है, उसको सोचने समझने के बाद ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ बात है राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दल पहले से ही यहाँ पर बने हुए हैं। क्योंकि जहाँ भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उत्तराखंड क्रांति दल है, और वैसे भी कई दल यहाँ पर पहले ही दिन से जो है चुनाव में लगातार उनका प्रतिभाग रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये चुनाव के आसपास ही क्यों सक्रिय हो जाते हैं, उससे पहले क्यों इनको दिखता नहीं है कोई इस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अब कुछ लोगों को चुनाव लड़ने तक ही उनका मकसद है, तो इसलिए ये तो वही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे
कि वो अभी क्यों एक्टिव हो रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। क्योंकि मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर समाज राजनीतिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो हमारा मुख्य काम जो है समाज सेवा होना चाहिए, आम जनता की सेवा होनी चाहिए, जल जंगल ज़मीन की चिंता होनी चाहिए। क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि विकास के साथ साथ हम इन चीज़ों के को भी आधार बनाकर चीज़ों को आगे बढ़ा सके। तो उस दिशा में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करती है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। हमारे उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जहां लगातार उत्तराखंड नई ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ रहा है, और जो जो वादे हमने जनता से किए थे उन वादों को पूरा करने के साथ हम उत्तराखंड को एक मजबूत स्थिति में ले जाना चाहते हैं। और अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम सुशासन के साथ आज मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर दिल्ली से अगर 1 रुपया अगर किसी को दिया जाता है तो डीबीटी के माध्यम से जो है 1 रुपया जो है सीधे उसके खाते तक जा रहा है, और खाते में जब पूरा बेनिफिट उसको मिल रहा है तो इसलिए जो सरकार की मंशा थी, मंशा के अनुरूप काम हो रहा है। आम जनता के लिए जो धनराशि आवंटन होती है उस धनराशि को सही सलामत उस व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य था, और भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। आज चाहे राशन की बात करूं, चाहे स्कूल में आपके जितने भी बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके ड्रेस से लेके जूते से लेके उनके कॉपी किताब से लेके हर चीज़ जो है डीबीटी के माध्यम से उनके खाते तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि कहीं पर कोई भ्रष्टाचार न हो, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी करता है तो उसके लिए भी सख्त कानूनी कार्रवाई जो है हमारी सरकारों ने किया है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए आगे बढ़कर अपना योगदान सुनिश्चित करना है, ताकि आने वाला जो 2047 का भारत है वो विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ सके। और जो हमारी 1 अरब 40 करोड़ की जनता का जो लक्ष्य है वही लक्ष्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, और उस दिशा में हम सब लोगों को आगे चलना चाहिए और अपना योगदान भी सुनिश्चित करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए पिछले 4 सालों में आपने अपनी विधानसभा के लिए आपको क्या लगता है कि 3 कौन से सबसे अच्छे काम किए हैं? अब पिछले 4 सालों में हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां अब हमारी विधानसभा के लोगों की थी, क्योंकि जहां अगर मैं एक विभाग की बात करूं तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए 1400 करोड़ रुपये मतलब 1400 करोड़ रुपया जो है हमने अपनी विधानसभा के लिए अभी तक स्वीकृत किया है। और 1400 करोड़ रुपये अगर आप देखेंगे तो हर विभाग में हमने कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिस विभाग में धनराशि अपने क्षेत्र के लिए नहीं ले गए होंगे। तो इसलिए 14 अरब रुपया एक बहुत बड़ी रकम जो है हमने अपने क्षेत्र के लिए स्वीकृत कराया है। चाहे शिक्षा की बात करूं तो हमारे डिग्री कॉलेज कपकोट में हमने 6 विषय एक साथ खोलने के साथ पद भी स्वीकृति किए और उसके साथ भवनों का भी निर्माण करा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक विषय खोलने में ही कई साल लगते हैं, लेकिन 6 विषयों को एक साथ खोलना और सारे पदों को स्वीकृति कराना और उसके लिए भवन उपलब्ध कराना तो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। क्योंकि मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कपकोट में भूगर्भ विज्ञान जैसा विषय भी हमने खोला है, कंप्यूटर साइंस जैसा विषय भी हमने वहां पर खोला है, ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से कपकोट आपदा ग्रसित क्षेत्र है तो वहाँ के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो भूगर्भ की बात को समझ पाएंगे, ठीक से उसका मनन कर पाएंगे और आगे जो है बढ़कर आगे चलकर जो है उस काम को भली भांति ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो उसलिए भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वैसे ही
मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने ITI भवन का निर्माण भी कराया है, पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण भी हमने वहां पर किया है। और वहां पर अगर आप देखेंगे स्वरोजगार के क्षेत्र में तो ट्राउट फिश और कीवी मिशन को बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। गोड वैली के माध्यम से आम जनता को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। वैसे ही शकंद पौध उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारा काम जो है पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण के साथ साथ उसको पर्यटन से जोड़ने का भी काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। हमारे नर्सिंग कॉलेज कांडा के अंदर बनने जा रहा है, हमारा कपकोट का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो इसलिए आप 3 कामों की बात करो, मैं आपको सैकड़ों काम गिना सकता हूं कि जो काम हमने बहुत लंबे समय से जनता की मांग थी, उन मांगों को पूरा करने का प्रयास किया है। अगर आप देखेंगे कांडा कमशार के लिए सरयू से लिफ्ट योजना 53-54 करोड़ रुपए लगभग, उतनी बड़ी राशि से हम पूरा कांडा कमशार के दर्जनों गाँव को पानी देने का काम कर रहे हैं। वैसे अगर आप ऊपर को आएंगे तो देवल चौरा पंपिंग योजना बनी है। तो जो दुग वैली में जो पानी की ज़रूरत थी दर्जनों गांव को, उसके लिए भी पानी देने का काम हमने किया है। और उससे ऊपर को आएंगे तो गैरीखेत से लेके चलकाना पुड़कुनी के लिए भी पंपिंग योजना का काम चल रहा है, जो 12 करोड़ रुपये से है, कहीं 18 करोड़ रुपये से है, कहीं 17 करोड़ रुपये से। अगर बड़ा पाकड़ पंपिंग योजना आप देखेंगे तो दुग नागुरी तक रीमा तक वो जो है सरयू का पानी हम पहुंचाने का में हम सफल हुए हैं। तो इसलिए ऐसे ही दर्जनों योजनाएं हमारे कपकोट के अंदर चल रही है। और कपकोट नगर पंचायत के लिए बहुत लंबे समय से बहुत बड़ी मांग थी कि हर घर तक जल पहुंचाने के लिए जो है कैसे प्रयास किया जाए। पर मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सेंसर बेस योजना हल्द्वानी के बाद अगर आपको कहीं दिखेगी तो कपकोट नगर पंचायत के अंदर दिखेगी। ये भी 18 करोड़ रुपये से एक बहुत बड़ी योजना जो है वहाँ पर बनने जा रही है, जो सेंसर बेस पर आधारित है। तो वैसे ही मैं आपको नदियों को चैनलाइज करने की बात करूं, सुरक्षा करने की बात करूं, तो बहुत सारे काम अलग अलग क्षेत्रों में। आज कोई सड़क ऐसी नहीं है कि जिस सड़क के लिए हमने पैसा स्वीकृत न कराया हो। हर सड़क को ऑटोमिक से करने के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और दर्जनों सड़कें ऐसी थी जहां पर गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल था, तो आज उन सड़कों का निर्माण करने के साथ हमने काफ़ी जगह पुलों का निर्माण किया है। काफ़ी गाँव में जो है हमने सड़क बनाने का काम किया है, स्कूलों को ठीक करने का काम किया है, मंदिरों को ठीक करने का काम किया है, स्वरोजगार के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है, होम स्टे को आगे बढ़ाने का काम किया है, पैराग्लाइडिंग को आगे बनाने का काम किया है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दर्जनों जो है मिनी स्टेडियम बनाने के साथ वहाँ के युवाओं को एक खेल से जोड़ने का काम किया है। तो वैसे ही हर मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए रीप योजना के तहत जो है समूह के माध्यम से आज हमारी माताएं बहनें बहुत सारा काम अलग अलग क्षेत्रों में कर रही हैं। तो मैं सभी अपनी देवतुल्य जनता को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सबसे आशा भी करता हूं और सबसे निवेदन भी करता हूं कि आप सब लोगों का स्नेह और आप सब लोगों का आशीर्वाद जिस तरीके से हर रोज़ मिलता है, तो इसलिए एक दिन एक वोट के लिए नहीं, हर रोज़ सपोर्ट जो है सरकार की योजनाओं को आप करेंगे। अगर हर रोज़ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और जो संकल्प हमने लिया है कि जब तक कपकोट विधानसभा को हम नंबर 1 विधानसभा नहीं बना देते, तब तक हम न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं और न आपदा से या किसी भी चीज़ से न भयभीत होने वाले। तो इसलिए हमारा जो लक्ष्य है कि कपकोट विधानसभा को अगणी विधानसभा में जब तक शुमार नहीं होगी तब तक हम चैन से बैठने वाले भी नहीं हैं। तो इस लक्ष्य को लेके हम आगे बढ़े हैं। तो इसलिए यह लक्ष्य जो है, जो संकल्प है, एक सुरेश गढ़िया का संकल्प नहीं है,
बिल्कुल लाखों लाख लोगों का कपकोट की विधानसभा की सम्रांत जनता का वो संकल्प है। इसलिए संकल्प में कोई विकल्प न हो, तो ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है कि हम सब लोगों को एक लक्ष्य को, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है। मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि पूरे विधानसभा में चौतरफा काम चल रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं। अब एक सवाल मेरा ये था कि आने वाला जो समय है वो आपदाओं का समय है, बेमौसम बारिश हो रही है और आपका विधानसभा क्षेत्र काफ़ी आपदाग्रसित है, तो उसके निदान के लिए क्या क्या इस समय काम चल रहे हैं? मैं तो आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, वो धरातल पर जाके उन सही चीज़ों को उनको दिखाना चाहिए, और ताकि लोग भ्रमित ना हो सके। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, और अगर हमने काम किया है तो तभी हम इतने विश्वास के साथ आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम तत्पर हैं। तो इसलिए जहां आपने बात की है आपदा की, तो आपदा में भी पौशारी का वो क्षेत्र जो कनलगढ़ घाटी का क्षेत्र है, बहुत बड़ी आपदा उस क्षेत्र के अंदर आई थी, और वहाँ पर कई लोगों की जान भी उस आपदा में गई थी। तो मैं भी उस क्षेत्र में जो है प्रवास के दौरान मैं भी खुद बहते बहते उस आपदा से मैं भी बचा हूँ उसमें। पर लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितने आपदा में जो भी संपत्तियों का नुकसान हुआ था, तो सारा पैसा जो है धनराशि उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के जितने भी पुल बहे थे, जितनी सड़कें वो बही थी, जितने भी नहरें टूटी थी, जितने भी जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ था, जो निजी संपत्तियों का भी नुकसान हुआ था, तो उसका मुआवजा जो है सरकार ने हमें उपलब्ध करा दिया है। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पहली बार कि तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी भी मौके पर पहुँचे, और उनके जाने के बाद हमको 2-3 महीने के बाद ही जो है पैसा उपलब्ध करा दिया था, धनराशि, और जिसके 17 करोड़ रुपए के कामों का जो है अभी टेंडर जारी कर दिया है। बहुत सारे कामों को भी गति मिलने लग गई है, और जो दर्जनों पुलें बही थी, हर पुल के निर्माण के लिए भी पैसा मिल गया है, बिजली के लिए पैसा मिल गया है, नहर के लिए पैसा मिल गया है, पेयजल के लिए पैसा मिल गया है, शिक्षा का भवन जो टूटा था उसको भी ठीक करने के लिए पैसा मिल गया है। तो उस वैली में जितना भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए जो है पर्याप्त धनराशि सरकार के द्वारा मुहैया करा दी है। आगे के दिनों में हमारी कोशिश होगी कि जो कर्मी मोटर मार्ग है उसको भी सीआरएफ के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान करने के लिए भारत सरकार भेजी है। तो बहुत जल्दी 10-15-20 दिन के अंदर वो भी स्वीकृत होकर आ जाएगा। जो एक ही सड़क हमारे क्षेत्र के अंदर लंबे समय से बहुत खस्ता हालत उस सड़क की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया, उसको मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी सम्मिलित किया, और उसके साथ ही हमारे लोकसभा के सांसद अजय टमटा जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग से आज वो भी सड़क जो है 27-28 करोड़ रुपया जो है उस सड़क के लिए भी हमको धनराशि स्वीकृत हो जाएगी, और जल्दी जो है सड़क का काम पूरा कर दिया जाएगा। और अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ लंबे समय से सड़कों के मुआवजे की बात थी, तो 7-8 करोड़ रुपया तो हम अभी तक मुआवजा ही देने में सफल हुए हैं, जो पिछले 1-1.5 दशक से भी लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो उस काम को करने में भी हम कोशिश करके उसको सफलता हमने हासिल की है। तो इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं कि आप धरातल पर जाकर, जीरो ग्राउंड पर जाकर, अगर आप सच्ची चीज़ों को अगर आप दिखाएंगे, और आपके चैनल में जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विशेष विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप जीरो ग्राउंड पर जाकर लाइव उन चीज़ों को आप दिखाएंगे, तो आपको ज़रूर महसूस होगा कि वास्तव में काम हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जहां आप लास्ट गांव हमारा, जहां बोलबड़ा का जो गांव है, जिस दिन मैं वहां पहुंचा तो हमने कहा कि इस गांव को हम पहला गांव घोषित करते हैं। तो वहां पर हमने, तब मैं पैदल ही गया था, आज वहाँ हम सड़क से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, और वहाँ टावर भी हमने, मोबाइल टावर भी वहाँ पर लगा दिया है, और वहाँ पर शिक्षक भी हमने देने का काम किया है, इनाम देने का काम किया है, स्कूल बनाने का काम किया है, और वहाँ पर स्वरोजगार से जड़ी बूटियों को डेवलप करने का काम किया है, वहाँ पर मंदिर बनाने का हमने काम किया है।
तो उस क्षेत्र के अंदर भी दर्जनों दर्जनों काम जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें थी, बिजली, आज तक उस गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। वहां पर यूपीसीएल से जो है हमने बिजली से उस गांव को भी जोड़ने का काम किया है। तो इसलिए दर्जनों दर्जनों गाँव को हमने बिजली से जोड़ने का काम भी किया है और सब स्टेशन बनाने का काम किया है, बिजली को स्ट्रेंथिंग देने का काम किया है और उस क्षेत्र में जो भी ज़रूरत, मूलभूत सुविधाओं की जो ज़रूरत थी, तो हर चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो इसलिए आगे के दिनों में और भी तेज़ गति से हमारी कोशिश होगी कि उनका जो गांव छूटे हैं, तो बहुत सारी जगहों में जब हम जाते थे तो टावर नहीं होते थे, तो 72 टावर जो है, 72 टावर स्वीकृत कराए हैं, जिसमें से 42 टावर जो है वर्किंग उसमें आ गए हैं, जिनसे हम बात कर पा रहे हैं और उनको भी हम जल्दी जो है फाइबर OFC लाइन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो ठीक तरीके से पूर्ण तरीके से काम कर सके। तो बहुत सारे काम अगर मैं गिनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इतने सारे काम अगर मैं आपको बिना लिखे बिना पढ़े भी मैं आपको बता सकता हूं। तो चाहे शिखर में बिजली लगाने की बात हो, सनगाड़ मंदिर को डेवलप करने की बात हो, चाहे कांडा में कालिका मंदिर को ठीक करने की बात हो, चाहे भद्रकाली मंदिर को मानस खंड से जोड़ने की बात हो, चाहे भगवती मंदिर बदियाकोट बनाने की बात हो, भगवती मंदिर पोथिंग का निर्माण करने की बात हो, दर्जनों दर्जनों जो है। मैंने आपसे 3 पूछे थे, आपने तो बहुत सारे बता दिए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जितने काम हमने किए हैं, अगर आप धरातल पर हमारे साथ चलेंगे या खुद भी जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें वहां पर नज़र आएंगी। आप गांव के लोगों से पूछेंगे कि कब कौन सा सड़क कहां पर स्वीकृत हुआ, हम आपको पूरा जितने भी शासनादेश हमने किए हैं तो एक एक शासनादेश की कॉपी भी आपको दे सकते हैं। तो इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि हम सब लोगों को जो है, हम देवभूमि के रहने वाले लोग हैं, हमको सत्य को आधार बनाकर ही आगे बढ़ना है। और तभी कहा गया है कि सत्यमेव जयते विश्वासम फलदायकम। अगर जहाँ पर विश्वास होगा तो वहाँ पर फल अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा ज़िंदगी में कोशिश है कि हम जो भी काम करें वो समाज के प्रति, समाज के अनुकूल हो और सृष्टि के अनुकूल हो, और ताकि आने वाला समय उसको याद कर सके, आगे बढ़ा सके, उन चीज़ों को ठीक करने में अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। ये भाव हम सब लोगों को जगाना भी है, आगे इस भाव को आगे बढ़ाना भी है, ताकि आने वाला समय हमारे लिए सुव्यवस्थित हो सके, हमारे देश आगे बढ़ सके, हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके, हमारा गांव आगे बढ़ सके। ये भाव हम सब लोगों के चिंतन में आना चाहिए। तो इसलिए आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। नहीं, आपने कहा है तो हम आपकी विधानसभा में ज़रूर आएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या विकास कार्य चल रहे हैं। और एक लास्ट सवाल, तीनों पार्टी के तीनों बड़े नेता उत्तराखंड आ चुके हैं और चुनावी प्रचार इस समय जोरों पर है, आपकी कैसी तैयारी है? मैं तो पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव होता है तो उसी दिन से अगली चुनाव की तैयारी करने लग जाती है। ऐसा आप सब लोगों ने दूसरे पार्टी के नेताओं से सुना भी होगा और प्रत्यक्ष में देखा भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ताकि यहाँ पर हर रोज़ जो है कार्यकर्ताओं को तराशा जाता है, कार्यकर्ताओं को डेवलप किया जाता है। आने वाला जो समय है वहाँ पर हर कार्यकर्ता अपना अपना योगदान सुनिश्चित करें, उसके लिए जो है लगातार यहाँ प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम भी खुद प्रशिक्षण में थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो भी, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, तो सभी लोगों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है और हर हमेशा चुनाव के लिए पार्टी तत्पर रहती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2027 में ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोट से जो है यहाँ जीतेगी और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये हैट्रिक जरूर जो है लगने जा रहा है, क्योंकि ऐसा उत्तराखंड की आम जनता मानती है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के कारण से, पुष्कर सिंह धामी जी के कारण से और यहाँ की देवतुल्य जनता के कारण से यहाँ सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें, उसके लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।